हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल एनफोर्समेंट वाले फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 23 से 32 का एक डिटेल स्टडी करेंगे। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को ब्रॉडली देखें तो आर्टिकल 12 से 18 इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 19 से 22 फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी पर फोकस करते हैं और आर्टिकल 23 से 32 डायरेक्टली सोशल जस्टिस, रिलीजियस फ्रीडम, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से डील करते हैं। ये आर्टिकल्स सिर्फ राइट्स नहीं देते बल्कि स्टेट पर पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ भी इम्पोज करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पेशली आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था और इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ भी जाएंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब हम सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 23 पर। आर्टिकल 23 एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है और इसका पर्पस है ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बैगर और ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है समझनी, आर्टिकल 23 सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एनफोर्सिएबल है। इसका मतलब है अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर भी फोर्स्ड लेबर करवाता है तो वो आर्टिकल 23 का वायलेशन होगा। ये राइट्स सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल हैं, जो इसे और भी पावरफुल बना देता है। आर्टिकल 23 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है फोर्स्ड लेबर। ट्रेडिशनली फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है फिजिकल फोर्स के थ्रू काम करवाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 को वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है। कोर्ट ने कहा कि फोर्स्ड लेबर सिर्फ फिजिकल फोर्स तक लिमिटेड नहीं होती। अगर कोई पर्सन इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से काम कर रहा है, जैसे मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट पर, या मजबूरी में काम कर रहा है तो वो भी फोर्स्ड लेबर माना जाएगा। यानी कंसेंट होना काफ़ी नहीं है अगर कंसेंट मजबूरी में दिया गया हो। इस इंटरप्रिटेशन ने आर्टिकल 23 को एक सोशल जस्टिस वेपन बना दिया। आर्टिकल 23 का सबसे इम्पॉर्टेंट केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में PUDR केस कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लेबरर्स को मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा और वो मजबूरी में काम कर रहे हैं तो ये आर्टिकल 23 का डायरेक्ट वायलेशन है। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि इकोनॉमिक नेसेसिटी भी एक टाइप का फोर्स है। इस जजमेंट के बाद स्टेट पर यह ड्यूटी आ गई कि वो इंश्योर करे मिनिमम वेजेस का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। PUDR केस ने आर्टिकल 23 को सिर्फ निगेटिव राइट नहीं बल्कि पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बना दिया। आर्टिकल 23 का एक और लैंडमार्क केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्डेड लेबर सिस्टम को आर्टिकल 23 का वर्स्ट वायलेशन माना। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है जब किसी पर्सन को लोन, डेप्थ या ऑब्लिगेशन के बदले सालों तक बिना प्रॉपर वेजेस के काम करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि बॉन्डेड लेबर ह्यूमन डिग्निटी के बिल्कुल अगेंस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दी कि बॉन्डेड लेबरर्स को आइडेंटिफाई करे, उन्हें रिलीज़ करे और उनका रिहैबिलिटेशन एंश्योर करे। इस केस के बाद सिर्फ 23 आर्टिकल सिर्फ प्रोहिबिशन नहीं रहा बल्कि स्टेट एक्शन का मैंडेट बन गया। अब हम आर्टिकल 23 के बाद आर्टिकल 24 पर आते हैं, जो चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम एज के किसी भी बच्चे को फैक्ट्रीज, माइंस या किसी भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। ये राइट भी सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है और ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट भी एनफोर्सिएबल है। आर्टिकल 24 का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एम्प्लॉयमेंट रोकना नहीं है बल्कि बच्चों की हेल्थ, सेफ्टी, डिग्निटी और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 24 का स्कोप काफ़ी लिमिटेड टेक्स्ट में लिखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन दी है। कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट चाइल्ड की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर पड़ता है। इसीलिए आर्टिकल 24 को आर्टिकल 21 के साथ रीड किया जाता है, जहां राइट को लाइफ का मतलब होता है लाइफ विद डिग्निटी और डेवलपमेंट। यानी आर्टिकल 24 सिर्फ एक प्रोहिबिशन नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है चाइल्ड वेलफेयर के लिए। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु।
आर्टिकल 24 का लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हजार्डस इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चाइल्ड लेबर पाया जाता है तो एम्प्लॉयर पर लायबिलिटी होगी कंपनसेशन देने की। साथ ही कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दी कि बच्चों की एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट करे। इस जजमेंट के बाद आर्टिकल 24 एक एनफोर्सिएबल सोशल वेलफेयर राइट बन गया। आर्टिकल 24 के बाद हम आते हैं आर्टिकल 25 से 28 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करते हैं। ये आर्टिकल्स इंडिया को सेकुलर कैरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देते हैं। इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब रिलीजन को रिजेक्ट करना नहीं है बल्कि ऑल रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देना है। आर्टिकल 25 से 28 का पर्पस है इंडिविजुअल फेथ को प्रोटेक्ट करना विदाउट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। आर्टिकल 25 कहता है कि हर पर्सन को फ्रीडम है अपना रिलीजन प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का। ये राइट सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है, लेकिन आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के इंटरेस्ट में। इसके अलावा स्टेट को पावर दी गई है रिलीजन से रिलेटेड सेक्युलर एक्टिविटीज़ रेगुलेट करने की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है रिलीजियस प्रैक्टिसेस और सेकुलर एक्टिविटीज़ के बीच में। जो चीज़ असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है वो प्रोटेक्ट की जाएगी, लेकिन जो चीज़ रिलीजियस के नाम पर इकोनॉमिक, कॉमर्शियल या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है उसे स्टेट रेगुलेट कर सकता है। इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव है रिलीजियस फ्रीडम और सोशल रिफॉर्म के बीच में बैलेंस क्रिएट करना। रतिलाल पनाचंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 को एक्सप्लेन किया। कोर्ट ने कहा कि रिलीजन के असेंशियल प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन रिलीजन से जुड़ी सेकुलर एक्टिविटीज़ पर स्टेट रेगुलेशन अलाउड हैं। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि रिलीजियस फ्रीडम का मतलब स्टेट के लॉज से ऊपर होना नहीं होता। इस जजमेंट ने आर्टिकल 25 के स्कोप को रीजनेबली डिफाइन किया। रेव स्टैनलिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन राइट टू कन्वर्ट किसी और को फोर्सिबली इंक्लूड नहीं करता। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब अपनी फेथ को फॉलो करना है, ना कि किसी और पर इम्पोज करना। इस जजमेंट ने रिलीजियस फ्रीडम और पब्लिक ऑर्डर के बीच क्लियर बाउंड्री ड्रॉ की। अब हम आते हैं आर्टिकल 26 पर। आर्टिकल 26 रिलीजियस डेनोमिनेशंस को कुछ स्पेशल राइट्स देता है, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करना, रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करना और प्रॉपर्टी एक्वायर और एडमिनिस्टर करना। लेकिन ये राइट्स भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के सब्जेक्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 26 का पर्पस कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन स्टेट अथॉरिटी को कम्प्लीटली एक्सक्लूड करना नहीं है। शिरूर मुद्द केस आर्टिकल 26 के इंटरप्रिटेशन में कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट वर्सेस शिरूर मुद्द एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में कोर्ट ने कहा असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। कोर्ट ने कहा कि कौन सी प्रैक्टिस रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है ये डिसाइड करना कोर्ट्स का काम है, रिलीजियस अथॉरिटीज़ का नहीं। अगर कोई प्रैक्टिस असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस सेक्युलर या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है तो स्टेट रेगुलेशन कम्प्लीटली वैलिड होगा। इस जजमेंट ने आर्टिकल 25 और 26 के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस एस्टेब्लिश किया। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्सेस। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी पर्सन को ऐसे टैक्स की पेमेंट के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए यूज़ हो। इसका सीधा मतलब यह है कि स्टेट अपना टैक्स पावर का यूज़ करके रिलीजियस न्यूट्रलिटी वॉयलेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 27 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर नेचर को रीइंफोर्स करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिफाई किया है कि आर्टिकल 27 का वायलेशन तभी होगा जब टैक्स का पर्पस डायरेक्टली रिलीजियस प्रमोशन हो। अगर कोई फ़ी या लेवी सेकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से ली जा रही है, जैसे टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के लिए, तो वो आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं होगी। इस प्रिंसिपल को लक्ष्मणेंद्र तीर्था स्वामियर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। कोर्ट ने कहा कि सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिवी की गई फीस रिलीजियस टैक्स नहीं होती।
अब हम आते हैं आर्टिकल 28 पर। आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेट करता है। आर्टिकल 28 कहता है कि स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट नहीं की जा सकती। इसका रीज़न ये है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को रिलीजियसली न्यूट्रल रहना चाहिए। आर्टिकल 28 में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट एडेड है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तभी दी जा सकती हैं जब स्टूडेंट्स या गार्जियंस की कंसेंट हो। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर आर्टिकल 28 का रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता। इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन को न्यूट्रल रखना और इंडिविजुअल फ्रीडम को ऑफ कॉन्साइज को प्रोटेक्ट करना। अब हम आते हैं आर्टिकल 29 जो माइनॉरिटी राइट्स का पहला आर्टिकल है। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर प्रिजर्व करने का राइट देता है। ये राइट सिटीज़न के साथ साथ माइनॉरिटी ग्रुप्स को कलेक्टिवली प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 29 क्लोज टू स्पेसिफिकली कहता है कि किसी सिटीज़न को रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन से डिनाई नहीं किया जा सकता। सेंट एक्सेवियर कॉलेज केस आर्टिकल 29 के कंटेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी राइट्स का पर्पस अनयूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को रीजनेबल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना कल्चर आइडेंटिटी प्रिजर्व कर सकें। इस जजमेंट ने आर्टिकल 29 और 30 को अपना एक लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया। अब हम आते हैं आर्टिकल 30 पर। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को राइट देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट करने का। इस राइट का ऑब्जेक्टिव है माइनॉरिटीज़ को अपनी आइडेंटिटी एजुकेशन के थ्रू प्रिजर्व करने की अपॉर्चुनिटी देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन स्टेट इंटरफेरेंस मिनिमल होना चाहिए। इस आर्टिकल का डिटेल इंटरप्रिटेशन हम समझते हैं। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स का सबसे पावरफुल प्रोविज़न है। आर्टिकल 30 कहता है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट करने का राइट है। इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव है माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी डोमिनेंस से प्रोटेक्ट करना और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि आर्टिकल 30 का इंटरप्रिटेशन लिबरल और प्रोटेक्टिव होना चाहिए। TMA पाई फाउंडेशन केस में आर्टिकल 30 के इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि माइनॉरिटी का डिटर्मिनेशन स्टेट वाइज किया जाएगा, नेशनल बेसिस पर नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलेगी। रेगुलेशन अलाउड है, लेकिन रेगुलेशन का नेचर रीजनेबल और नॉन एक्सप्लॉयटिव होना चाहिए। PA इनामदार केस TMA पाई के बाद PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 को और क्लैरिफाई किया। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर स्टेट फोर्सिबली रिजर्वेशन इम्पोज नहीं कर सकता। इस जजमेंट ने माइनॉरिटी ऑटोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट रीजनेबल रेगुलेशंस इम्पोज कर सकता है, जैसे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, टीचर क्वालिफिकेशन और मेल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंशन, लेकिन स्टेट माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बैलेंस का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है, ऑटोनॉमी विद अकाउंटेबिलिटी। आर्टिकल 31 रिपील हो चुका है। ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, लेकिन सोशल जस्टिस और लैंड रिफॉर्म्स के लिए स्टेट को डिफ़िकल्टीज आईं, इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया। आज राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A।
आर्टिकल 31 की रिपील का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आर्टिकल 300A कहता है कि किसी पर्सन को लॉ की अथॉरिटी के बिना प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब डायरेक्टली आर्टिकल 32 के थ्रू प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये चेंज वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 32 पर, जो डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है जो बाकी सब फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाता है। इस आर्टिकल के थ्रू सिटीजन्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट इशू करने की। ये रिट्स हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरी और क्यू वारंटो। हर रिट का अपना स्पेसिफिक पर्पस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है, फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है इलीगल डिटेंशन से प्रोटेक्शन। अगर कोई पर्सन इलीगली डिटेन किया गया है तो कोर्ट उसे प्रोड्यूस करने का ऑर्डर देता है। मैंडेमस का मतलब होता है पब्लिक अथॉरिटी को उसका लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर देना। ये दोनों रिट्स इंडिविजुअल लिबर्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग टूल हैं। सर्टेरी रिट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के इलीगल ऑर्डर को क्वेश करने के लिए होता है। प्रोहिबिशन रिट लोअर अथॉरिटी को फ्यूचर में इलीगल एक्शन से रोकता है। क्यू वारंटो रिट ये एग्जामिन करता है कि कोई पर्सन किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है। ये रिट्स रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करते हैं। आर्टिकल 32 के कॉन्टेक्स्ट में एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब पार्लियामेंट आर्टिकल 32 को अबॉलिश या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस जजमेंट ने जुडिशरी को अल्टीमेट गार्जियन बना दिया फंडामेंटल राइट्स का। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 32 सस्पेंड हो सकता है, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हर सिचुएशन में प्रोटेक्टेड रहेगी। ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रिफ्लेक्शन है। आर्टिकल 23 से 32 फंडामेंटल राइट्स का एक सोशल जस्टिस और एनफोर्समेंट विंग है। आर्टिकल 23 और 24 ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 25 से 30 रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 31 हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है और आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सिएबल बनाता है। अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पेपर प्रोमिसेस होते। इसके साथ ही आर्टिकल 23 से 32 का ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।